हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज और शुरू करते हैं पार्ट 3। और पार्ट 3 में सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज। एक चार्ज जब स्टैटिक रहता है, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे रहता है, ये चार्ज स्टेइंग एट रेस्ट, तो वो चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वो चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, लेकिन जब चार्ज में वेलोसिटी आ जाती है, जब चार्ज मूव करने लगता है, तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो हमें ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बाकी सारी डिटेल की स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह से अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में बैठा हुआ है और वो रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता है। लेकिन वही चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगेगा, वही चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है, तो वो चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और उसी फोर्स के बारे में आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज चाहे मोशन में हो चाहे रेस्ट पर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू एक्सर्ट फोर्स ऑन द charge, but magnetic field will exert force on the charge only and only if it is in motion, only अगर वो move कर रहा है तभी force लगाएगा, नहीं तो नहीं लगाएगा। magnetic field exerts no force on static charge, static charge पे कोई force exert नहीं करता है। when a charge particle enters the magnetic field it experiences a magnetic force, वो magnetic force experience करेगा। और इस magnetic force की जो properties हैं, कि अब प्रॉपर्टीज बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, पहली प्रॉपर्टी है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी किसकी वेलोसिटी? चार्ज की वेलोसिटी, चार्ज की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा। सो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, हेंस मैग्नेटिक फोर्स विल नॉट डू एनी वर्क, कोई काम नहीं करेगा, कोई वर्क नहीं करेगा, कोई वर्क इस चार्ज के ऊपर नहीं करेगा, कोई वर्क इस चार्ज के ऊपर नहीं करेगा। क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और क्योंकि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हैं, सिंस फोर्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देयरफॉर वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस मूविंग चार्ज इज जीरो। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल की स्पीड को भी चेंज नहीं कर सकता है। स्पीड क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि कोई वर्क नहीं है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सोचने की कोशिश करें कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस अब जीरो है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो रहेगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगा एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा, चार्ज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लो कोई चार्जलेस पार्टिकल है, वो कितना भी दौड़ लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ऑन दैट। ठीक है, एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं और चार्ज भी है, मूव भी कर रहा है, तो क्या फायदा, कोई मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एग्जर्ट नहीं होगा। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो इन सभी को क्लब करके हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस वी। मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू चार्ज क्यू इंटू वी क्रॉस वी। ठीक है, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। अब मान लो अगर थीटा एंगल है, वी वेलोसिटी और बी के बीच में थीटा एंगल है, तो क्यू वी बी साइन थीटा। और अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी इफ वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला? फोर्स का फॉर्मूला। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। किसके ऊपर? चार्ज के ऊपर। ठीक है, जब चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में
प्रोपोगेट करता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो होगा क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, थीटा इन दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड हमने समझ लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमने समझ लिया। लेट अस टॉक अबाउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अगेन हम राइट हैंड से लेंगे। देखिए डायरेक्शन एक तो आप यहां से भी देख सकते हो, डायरेक्शन यहाँ पे v क्रॉस v की डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर अगर हम किसी में से एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज प्लस q है, वेलोसिटी v है, और ये क्रॉस से आपको मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है, अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और वेलोसिटी इसी प्लेन में है, वेलोसिटी इज इन द प्लेन ऑफ द बोर्ड। तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अभी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अभी दोनों परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है, यानी कि थीटा यहां पर 90 डिग्री हो गया, थीटा यहां पर 90 डिग्री हो गया। तो फोर्स की अगर बात करें तो v क्रॉस v करें तो वेलोसिटी वेक्टर ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नीचे है, तो v क्रॉस v करेंगे तो इस तरह से आएगा फोर्स ऐसे, ठीक है, यहां पर v क्रॉस v करेंगे ऐसे, यहां पर v क्रॉस v करेंगे ऐसे, इस तरह से आप फोर्स वेक्टर पता कर सकते हो। लेकिन फोर्स वेक्टर निकालने का, फोर्स की डायरेक्शन निकालने का बहुत ही इजी टेक्निक हम यूज करने वाले हैं। अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस राइट हैंड, ठीक है, और थंब हमेशा इन उंगलियों के परपेंडिकुलर रखना है। अब थंब की डायरेक्शन में, थंब कहां पे होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, जहां भी इस पार्टिकल की वेलोसिटी है वहां पर ये थंब करेगा। तो थंब को हम यहां पे कर देंगे, ऊपर की तरफ थंब कर दिया, और इन चार फिंगर्स को कहां करना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में करना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर अगर हम इसको लगाते हैं तो वेलोसिटी हमारी ऊपर है तो थंब हमारा ऊपर जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है तो ये जो उंगलियां हैं, ये जो 4 फिंगर्स हैं, दे आर गोइंग टू गो इनसाइड। तो इस पे जो थपेड़ा घलेगा, ये जो थप्पड़ घलेगा, या फिर जो पाम है, पाम इसका इधर आएगा, इधर की तरफ, इधर फोर्स लगने वाला है, ऐसे फोर्स लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स वेक्टर ड्रॉ करें तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये फोर्स हो गया, ठीक है, दिस इज द फोर्स। इसके ऊपर बात करें, अगर इसकी वेलोसिटी v है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम जस्ट सीख रहे हैं, आप अपना राइट हैंड रूल यूज करिए, ठीक है। तो वेलोसिटी इसकी इधर है, वेलोसिटी मैंने इस तरह दे दी, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स इस पे ऊपर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली इसकी बात करें, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है तो थंब इधर होगा, और फील्ड नीचे की तरफ है, फील्ड नीचे की तरफ है तो ये हथेली इधर आ रही है, ठीक है, तो फील्ड फोर्स इसके ऊपर इधर होगा, मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ओके, इसकी बात करें तो थंब हमारा इधर होगा और फील्ड अंदर को है, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा, मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा। दिस इज वेलोसिटी, दिस इज आल्सो वेलोसिटी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंज करें, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से डॉट है, डॉट का मतलब है आउटसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन, बाहर की तरफ है, और यहां पर एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, कैसे भी मूव करा देते हैं, ठीक है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है विच इज मूविंग इन सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल। लेट अस ट्राई टू ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अपने हाथ को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, ये वेलोसिटी है इधर, तो अब हाथ जो है उधर, चार उंगलियां इधर बाहर की तरफ आएंगी, राइट, चार उंगलियां इधर बाहर की तरफ आएंगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन है। तो ये जो हथेली है वो ऊपर की तरफ आ रही है, हथेली ऊपर की तरफ आ रही है, तो फोर्स हमारा ऊपर आ जाएगा, फोर्स इज गोइंग टू बी इन upward direction, this is force and this is velocity, ठीक है, this is force and this is velocity। सिमिलरली इस पॉजिटिव चार्ज की बात करें, अभी हम सारे पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं, तो देखो वेलोसिटी ऊपर है और उंगलियां हमारी बाहर की तरफ हैं, तो इधर की तरफ आ रहा है, तो दिस इज द फोर्स। यहाँ पर वेलोसिटी v है, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो वेलोसिटी इधर है, प्लस क्यू चार्ज ऐसे है। अच्छा, अब ये फील्ड आएगा, ऐसे करना पड़ेगा बाहर, है ना, बाहर की तरफ उंगलियों को करना पड़ेगा आपको, तो अंगूठा इधर है और ये फील्ड बाहर है, तो इधर की तरफ फोर्स आएगा, ऐसे नीचे की तरफ,
मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे कैसे आएगा, थंब हमारा इधर होगा और उंगलियां इधर होंगी, तो ऊपर की तरफ फोर्स आएगा। हमारा जो फोर्स है वो ऐसे लगेगा, राइट। ये वेलोसिटी है, ये फोर्स, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है, ये वेलोसिटी है, ये फोर्स। सो दिस आर ऑल डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो जस्ट उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आई होप आपको डायरेक्शन समझ में आ गया, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, ए चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, यहां पर चार्ज की वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है, मूव्स विथ ए स्पीड ऑफ 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड along the positive direction, यानी आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, 2 × 10⁶ आई कैप। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे सामने है, बी वेक्टर है 0.20 जे कैप प्लस 0.40 के कैप टेस्ला। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला। exist in space, find the magnetic force acting on the charge। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q into V cross V, Q into V cross V, V cross V। तो चार्ज इज 2 × 10⁻⁻6 into velocity, velocity vector is 2 × 10⁶ I cap, 2 × 10⁶ I cap। इसका क्रॉस लेना है हमें 0.2 J cap प्लस 0.4 K cap, 0.4 के कैप। ओके, इसके साथ हमें क्रॉस लेना है, तो 10⁻6 और 10⁻⁻6 यहाँ पे चला गया, एंड दिस इज इक्वल टू 4 × I क्रॉस J, I क्रॉस J हो जाएगा K, तो ये हो जाएगा 0.4 K, 0.4 K, एंड I क्रॉस K विल बी -J, सो माइनस ऑफ 0.8 J। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर हमारा क्या बन गया, फोर्स वेक्टर बन गया 1.6, यहां पर जे क्या वाला पहले लिखते हैं, क्यू वी क्रॉस बी, सही है ना। तो 1.6 के कैप माइनस 3.2 जे कैप, ये आ रहा है भैया। इसका आधा दे रखा है इन्होंने, आधा तो नहीं है भैया। चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, स्पीड ऑफ दिस बिल्कुल सही, आई कैप में है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, यस। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज Q into V cross B, so Q is 2 microcoulomb into V cross B is 2 × 10⁶ I cap cross of this, so 2 × 2 4 हो गया। अच्छा, ये अननेसेसरी हमने एक बार 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ एक बार एक्स्ट्रा मल्टीप्लीकेशन हो गया इसका, तो यहाँ 2 रहने देते हैं, ठीक है, ये 2 यहीं रहने देते हैं। अब ये ठीक आंसर है भैया, तो डबल हो गया था हमारा आंसर। सो दिस इज इक्वल टू 0.8 के कैप माइनस 1.6 जे कैप न्यूटन में। ठीक है, दिस इज द आंसर इन न्यूटन, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है किस मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू 7 I कैप माइनस 3 जे कैप इंटू 10⁻³ टेस्ला। एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू x I कैप प्लस 7 J कैप इंटू 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू हमें बतानी है, सो x वी नीड टू कैलकुलेट। चलिए इस पे आप लोग विचार करिए कैसे करेंगे, हाउ टू डू दिस क्वेश्चन, x की वैल्यू कैसे निकाली जाए। हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सेलरेशन है, मैग्नेटिक फील्ड है और एक्सेलरेशन है। इसकी हिंट में देता हूं, ये जस्ट एक लाइन का सवाल है, ये इसकी हिंट है, एक लाइन का क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको हम करेंगे, जिसने कर लिया वेरी गुड। अच्छा, x की वैल्यू यहाँ पर शायद 3 आएगी, मैं आपको आंसर भी बता देता हूँ, x की वैल्यू 3 आएगी। तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पर है, तो वी नो कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ना,
मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, या मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा। एक्सेलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और अगर एक्सेलरेशन और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का, देयरफॉर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो 7 इंटू एक्स, 7x माइनस 21, दिस इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू यहां पर 3 आ जाएगी। x इज इक्वल टू हाउ मच? 3 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग टाइप के केसेस लेते हैं, किस किस तरह से हमारे सामने क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला केस मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है। मैग्नेटिक फील्ड इज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज रखा हुआ है। एक चार्ज रखा हुआ है, वो भी कैसा है? चार्ज रेस्ट पर है, उसकी वेलोसिटी जीरो है। चार्ज की वेलोसिटी जीरो है तो हम कहें ये चार्ज है and this charge is at rest. Velocity of this charge is zero. What is the magnetic force on this particle? What is the magnetic force on this charge particle? तो मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पार्टिकल पे तभी एक्ट होता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोपोगेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। लेकिन यहां पर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड किसी तरह का कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। इस वजह से इस केस में जो फोर्स हो जाएगा दैट इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज वेलोसिटी इज जीरो। स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे केस की बात करते हैं, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर फिर से हमारे सामने एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट कर दिया और वो चार्ज पार्टिकल कैसा है? चार्ज पार्टिकल इज मूविंग। चार्ज पार्टिकल ये इस तरह से मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है और एक ऐसे चल रहा है और एक ऐसे, पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों केस ले लेते हैं अपन। एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल चल रहा है, दूसरा चार्ज पार्टिकल एंटी पैरेलल चल रहा है। ये वेलोसिटी v इधर है, v इधर है। ओके, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप बताइए इस केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस केस में जो एंगल है वो आपका हो जाएगा 0 डिग्री और इस केस में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री पाई। चल तो रहा है, पार्टिकल तो प्रोपोगेट कर रहा है। तो फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू वी क्रॉस बी। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल हैं। तो जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो बच्चों हमें पता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। क्यों होता है जीरो? क्योंकि साइन थीटा जीरो होता है। थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है तो फोर्स इक्वल टू Q वी बी साइन थीटा, एंड सिंस थीटा इज या तो 0 डिग्री और 180 डिग्री, देयरफॉर साइन थीटा इज 0। हेंस फोर्स क्या हो गया? हेंस यहां पर जो फोर्स है वो 0 हो जाएगा। नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल्स। कोई फोर्स यहां पर एक्ट नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह का कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर इस पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, देखिए केस 1 केस 2 बहुत ही आसान है। केस 1 है कि भैया स्टेट वेलोसिटी इज 0 तो चार्ज रेस्ट पर है, फोर्स खत्म। केस 2 वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर है तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। इस वजह से फोर्स वहां पे 0 हो जाता है। लेकिन थर्ड केस हमारे लिए यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, तो इस सिनारियो में, इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से ड्रॉ करेंगे। देखिए क्रॉस, विल ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड बाय क्रॉस। हम मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से हमने क्रॉस से ड्रॉ किया मैग्नेटिक फील्ड को।
इस तरह से हमने क्रॉस से ड्रॉ कर लिया। और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस से ड्रॉ करने के बाद नाउ एक चार्ज को हम लेते हैं, ये चार्ज मान लीजिए हमने ले लिया, थोड़ा सा इधर ले लेते हैं चार्ज को, ये चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, लेट अस कंसीडर पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। और ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से ये मूव कर रहा है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये वेलोसिटी, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब हमें ये बताना है, अब हम ये बताना चाहते हैं, ये पता करना है कि भैया इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है और कहां लग रहा है। तो फोर्स अभी हमने निकालना सीखा है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, और फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी, फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी। अब डायरेक्शन कहां है इस फोर्स की, तो डायरेक्शन के लिए हम अपना राइट हैंड यूज करेंगे, थंब की डायरेक्शन में क्या होगा, थंब की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, तो वेलोसिटी इसमें ऊपर है और फोर फिंगर्स अंदर की तरफ होंगी, तो फोर्स हमें इधर की तरफ मिल रहा है, फोर्स वी आर गेटिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये फोर्स आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इस डायरेक्शन में ये फोर्स आने वाला है। तो इस फोर्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो जो चार्ज पार्टिकल, इसको थोड़ा सा मैं आई जस्ट चार्ज पार्टिकल को मैं थोड़ा ऊपर खिसकाना चाहता हूँ, लेकिन ये खिसक नहीं रहा है, तो इसको देखते हैं, रिएक्ट ही नहीं हो रहा कुछ, इसको मैं इधर बनाऊंगा, इधर बनाते हैं थोड़ा सा, तो वेलोसिटी मैंने इधर दे दी है और फोर्स इस पे हमें कहाँ मिल रहा है, फोर्स इधर मिल रहा है, फोर्स इधर मिल रहा है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज फोर्स। तो अब क्या करेगा ये फोर्स, ड्यू टू दिस फोर्स what we will get to see, due to this force, this charge, due to this force, this charge is going to डेविएट, ये चार्ज थोड़ा मुड़ने की कोशिश करेगा, मुड़ेगा, ठीक है, किधर मुड़ेगा, फोर्स इधर लग रहा है तो इस तरफ मुड़ेगा, राइट, फोर्स इधर लग रहा है तो ये ऐसे इस तरफ मुड़ेगा, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मुड़ते मुड़ते ये चार्ज यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और फोर्स ऐसे हो जाएगा, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स हो गया, राइट, फोर्स ऐसे हो गया, तो अब ये फिर से मुड़ेगा, यहाँ पे फिर से मुड़ेगा, तो ऐसे मुड़ मुड़ के हम देखेंगे कि ये जो पार्टिकल है ना, ये एक सर्कुलर पाथ में चलेगा, दिस पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ऐसे सर्कुलर पाथ में ये चलेगा, ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ में चलेगा, प्रोवाइडेड इट इज ऑलवेज इनसाइड द सर्कल, इट इज ऑलवेज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जैसे मैं सर्किल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसका, ये इसका सर्कुलर पाथ हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलते ही मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा, और मैग्नेटिक फोर्स खत्म होगा तो फिर पार्टिकल घूमना भी बंद कर देगा, है कि नहीं, टू काम नहीं कर रहा है किसी तरह से, तो इस तरह से ये इसका सेंटर हो गया, ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सर्कुलर पाथ में चल रहा है, यहाँ पर अगर है, यहाँ पर है, कुछ पोजीशंस बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर अगर है, यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, तो फोर्स इसका नीचे की तरफ, फोर्स इसका नीचे की तरफ, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है, यहाँ पर वेलोसिटी इधर है,
तो फोर्स इसका इधर की तरफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इसका इधर हो गया। ये हमारी कहानी है। किसकी कहानी है? ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी, ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी, ये फोर्स हो गया, ये वेलोसिटी। So the charge is going to move in a circular path. The charge is going to move in a circular path. और हमें पता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर सर्कुलर मोशन में चलना है, अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में चलना है तो उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्किल में नहीं चल सकता है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स ए पार्टिकल कैन नॉट मूव इन ए सर्कुलर पाथ। तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स QVV is providing the centripetal force, is providing the centripetal force. centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स QVV। तो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, व्हाट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है दैट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v²/r एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स QVB। सो यहाँ पे इस फोर्स की जगह हम रखेंगे मैग्नेटिक फोर्स QVB and that is equal to mass into centripetal acceleration v²/r. Net force equal to mass into acceleration. Net force equal to mass into acceleration. तो यहां से एक v से एक v को कैंसिल आउट कर सकते हैं और रेडियस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास mv/qb। रेडियस हो गया mv/qb। व्हाट इज रेडियस? रेडियस इक्वल टू mv/qb। यहाँ पर जो रेडियस है इट इज इक्वल टू mv/qb। रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल इज mv/qb। इस पर्टिकुलर रेडियस में ये पार्टिकल चल रहा होगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट केस। रेडियस को ध्यान से देखिए, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, यानी जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ज्यादा ये सर्कुलर मोशन ट्रेस करेगा, उतना बड़ा सर्कल ये करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अगर कम है, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैग्नेटिक फील्ड डिनोमीटर में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, यानी जल्दी से मोड़ देगा। फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, ये फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो जल्दी से सर्कल में टर्न कर देगा। अगर फोर्स कम है तो बड़ा सा सर्कल बनते हुए आ रहा होगा आराम से, ठीक है। mv/qv। mv इज ऑल्सो मोमेंटम। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, जो मोमेंटम है काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं कि अगर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है, अगर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी k है तो मोमेंटम के टर्म्स में या काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में इसका जो फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, इसका हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वी नो कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम कैन आल्सो बी रिटन एज √2mk वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कन्वर्जन आई होप आता होगा आप लोगों को, सभी को ये कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है। कैसे, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, या काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। तो यहाँ पर मैंने मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मास से डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो mv का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk और मोमेंटम यानी कि mv इज इक्वल टू √2mk। Therefore we can also write this radius in terms of momentum. Therefore radius can also be written as, therefore radius जो mv/qv है, this can also be realized as √2mk/qv, √2mk/qv। रेडियस का एक और फॉर्मूला हमारे पास है इन टर्म्स ऑफ
काइनेटिक एनर्जी, दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम के टर्म्स वाला और काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स, ज्यादातर तो काइनेटिक एनर्जी वाला यूज होना है, ठीक है, बहुत जगह यूज होता है काइनेटिक एनर्जी वाला। रेडियस का टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं बच्चों की, व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल। टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर कंप्लीट करने में टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो 2 पाई आर हो जाएगा 2 पाई रेडियस, व्हाट इज रेडियस, रेडियस इज mv अपॉन qb डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v। तो यहाँ पे देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, 2 पाई m अपॉन qb, टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन qb, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब टाइम पीरियड के फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखिए, इसमें वेलोसिटी है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कम हो चाहे ज्यादा हो, टाइम पीरियड इज गोइंग टू रिमेन सेम, टाइम पीरियड इज गोइंग टू रिमेन सेम। ऐसा क्यों होया भैया, वेलोसिटी ज्यादा है तो ज्यादा जल्दी कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी जब ज्यादा होती ना तो रेडियस भी बड़ा हो जाएगा, और रेडियस बड़ा होगा तो सरकमफेरेंस भी बड़ा होगा, और सरकमफेरेंस बड़ा होगा तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 2 पाई m अपॉन क्यूबी, ये दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, independent of time, this particular relation of time period is independent of time t, independent of time, oh sorry, not time, independent of velocity v, velocity से independent, ठीक है, velocity से independent है, क्लियर हो गया। फ्रीक्वेंसी का अगर फॉर्मूला लिखें, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, कितने रोटेशंस ये एक सेकंड में लगा रहा है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड कर देंगे तो QB अपॉन 2 पाई m, QB अपॉन 2 पाई m, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल। ओके, तो रेडियस हमने डिराइव कर लिया। रेडियस कैसे डिराइव किया है कि भैया हमने देखा कि ये तो सर्कुलर मोशन करने लगा, और सर्कुलर मोशन को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, ये मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो यहां से रेडियस का फॉर्मूला मिला और रेडियस को मोमेंटम के टर्म्स में लिख दिया, तो दूसरा फॉर्मूला मिला mv अपॉन क्यूबी पहला हो गया और √2m अपॉन क्यूबी दूसरा हो गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखिए, एक बार उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे आपके सामने आएगा ना कि एक चार्ज q है, उसको हमने v पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराया, इफ ए चार्ज q इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस v, तो वो काइनेटिक एनर्जी में गेन कितना हो जाता है qv, ठीक है, q इंटू v, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है, ठीक है। इफ ए चार्ज पार्टिकल, अगर हमने एक चार्ज पार्टिकल को, इफ ए चार्ज पार्टिकल q is accelerated through potential difference v, then what is the gain in its kinetic energy, then its kinetic energy will become, काइनेटिक एनर्जी इसकी हो जाएगी q इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी qv, वेयर v इज पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियली रेस्ट पर होना चाहिए, ठीक है, अगर रेस्ट पर नहीं है तो फिर वो एड ऑन हो जाएगा q इंटू वी, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा qv, इलेक्ट्रॉन है तो ev हो जाएगा, प्रोटॉन है तो प्लस ev हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में तो बराबर चेंज आएगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि e सेम है ना, और काइनेटिक एनर्जी कोई डायरेक्शन होती नहीं है, काइनेटिक एनर्जी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो जो रेडियस का फॉर्मूला बनता है इसमें √2m k की जगह आप qv रख दोगे डिवाइडेड बाई अपॉन qb, ठीक है, इस तरह के फॉर्मुलेशन आप कर सकते हो। ऐसे क्या होता है ना, आपके लिए कंपैरिजन करने के लिए आएगा, रेशियो निकालने के लिए आएगा, वहां पे इस तरह के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वहां पर हम करेंगे। चलिए अब हम थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस करते हैं। ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ दिस, एक चार्ज पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, मास है 2 × 10⁻12 kg, ठीक है, ग्राम को मैंने kg में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी -13 होगा ना, -13 kg, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड विथ ए स्पीड,
speed is 2 into 10 raised to the power 3 meter per second in a region having uniform magnetic field of 0.10 Tesla. ठीक है, the velocity is perpendicular to field, velocity vector is perpendicular to magnetic field vector, velocity vector is, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री है, this implies थीटा is 90 डिग्री, तो ये सर्कुलर मोशन करने वाला है, velocity is perpendicular to field, find the radius of the circle। तो अब रेडियस निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज कर लेंगे mv/qv, सीधा सीधा रेडियस का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, एंड ऑल्सो फाइंड द टाइम पीरियड, यानी टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है, तो मास इसका है 2 into 10 raised power minus 13 kg into velocity is 2 into 10 raised power 3 divided by charge. What is charge? Charge is 2 into 10 raised to the power minus 8 and magnetic field B is 0.10 Tesla. 0.10 Tesla. Got it? So यहाँ से हमारे पास बहुत ही सिंपल रिजल्ट आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 0.2 मीटर, 0.20 मीटर या 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। ठीक है, 20 सेंटीमीटर हमारी रेडियस आ गई। टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड का भी हमारे पास फॉर्मूला रेडी है, 2πm/q भी बहुत ही आसान है। डेरिवेशन अगर आपको याद है तो फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाता है, लेकिन डेरिवेशन अगर आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, और रटे हुए फॉर्मूलों की कोई गारंटी नहीं होती है कब आपके दिमाग से उड़ जाए। 2πm/q भी, तो 2π की वैल्यू 3.14 डाल दीजिए, मास इज 2 into 10 raised power minus 13 kg divided by charge is 2 into 10 raised power minus 8 into magnetic field B is 10 raised power minus 1, तो यहां से टाइम पीरियड आ जाएगा 6.3 into 10 raised to the power minus 4 seconds। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आराम से कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा राउंड ऑफ किया, यहाँ पे देखो 2 से 2 कट रहा है और ये 6.28 है, 6.28 को राउंड ऑफ करके 6.3 कर दिया, इंटू 10 raised power minus 4 सेकेंड, साफ साफ दिख रहा है। ओके, तो ये हमारा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक रेडियस और टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, सारा डाटा दिया हुआ है, बस फॉर्मूले में आपको वैल्यूज डाटा पुट अप करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोटॉन आ रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन है, प्रोटॉन डिस्क्राइब्स ए सर्किल ऑफ रेडियस, यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ये मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला है। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड बाय एन अल्फा पार्टिकल, radius of the circle described by an alpha particle, radius of the circle described by an alpha particle। अल्फा पार्टिकल सभी लोग जानते हैं, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज है, इसका चार्ज है +e, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा बच्चों, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है +2e, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इज +2e। ठीक है, इसका मास अगर m है तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4m, क्योंकि उसमें उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 4 गुना मास होगा इसका। ठीक है, मूविंग विद द सेम स्पीड, इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी भी वेलोसिटी v है, इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, ये भी मैग्नेटिक फील्ड b में चल रहा है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड b में चल रहा है, बोथ आर मूविंग इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर मूविंग इन सेम मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर मूविंग इन सेम मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ द सर्किल, उस सर्किल का रेडियस बताइए, उस सर्किल का रेडियस बताइए, इसके सर्किल का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, तो जो 1 सेंटीमीटर है, जो 1 सेंटीमीटर आपके सामने है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मास v/qb, और जो नया रेडियस है मास कितना हो जाएगा 4m, वेलोसिटी वही है, चार्ज इसका हो गया 2e, और मैग्नेटिक फील्ड सेम, मैग्नेटिक फील्ड वही सेम। ओके, तो 1/r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन r इज इक्वल टू, ये सब कैंसिल आउट हो जाने वाला है, तो 1:2 आ रहा है भैया यहाँ पे, तो रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डिवीजन वाला जो टेक्निक है ना वो बहुत ही पावरफुल होती है, जब भी आपके सामने दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है कि ये अल्फा ये प्रोटॉन, तो इस तरह की टेबल बना लेनी चाहिए, क्लियर कट आपको दिखना चाहिए कि ये इसका है और ये इसका है, ये डाटा इस प्रोटॉन का है और ये डाटा अल्फा पार्टिकल। कंफ्यूजन का कोई स्कोप नहीं छोड़ना है, नेगेटिव होने के चांसेस 0% होने चाहिए, नेगेटिव होगा ही नहीं, नेगेटिव मैं कर ही नहीं सकता हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरे जो स्टेप्स हैं वो बहुत ही अल्ट्रा क्लियर हैं, नेगेटिव होने के कोई चांसेस ही नहीं होने चाहिए।
ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल की बात चल रही है यहाँ पे। प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया और अल्फा पार्टिकल हो गया। तो प्रोटॉन का मास अगर m है तो न्यूट्रॉन का मास 2m होता है, अल्फा पार्टिकल का मास 4m होता है। आई होप ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा आपको सब पता है। न्यूट्रॉन इज ए हीलियम, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप होता है जिसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, एक प्रोटॉन के साथ साथ एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें तो प्रोटॉन तो खैर अकेला ही है, तो मास इसको मैंने लिख लिया। मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, देखिए सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम है। परपेंडिकुलर इनटू ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी सभी का थीटा भी सेम। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन, रेडियस ऑफ अल्फा आर द रिस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ the circular paths. Find the ratio of radius of proton to radius of neutron and radius of proton to radius of alpha particle. तो इसका जो रेडियस होगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, that is equal to root 2 mk upon qb. qb चार्ज लिख लें, अगर इसका चार्ज E है, इसके ऊपर भी E होगा, इसके ऊपर +2E होगा। ठीक है, +E +2E। ये प्रोटॉन का हो गया। न्यूट्रॉन की बात करें तो रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू रूट 2 मास, तो मास 2m हो गया। काइनेटिक एनर्जी इज एज इट इज अपॉन चार्ज, इसका E ही है, मैग्नेटिक फील्ड B हो गया, रूट 2 mk अपॉन क्यू। इसके रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू रूट 2m, 4m काइनेटिक एनर्जी K अपॉन 2E इंटू B, 2E into B, 2E into B. Now let us try to focus on their ratio of their radii. तो प्रोटॉन और प्रोटॉन, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं अपन। तो रूट 2 mk अपॉन EV, रूट 2 mk अपॉन EV, तो मुझे 1:√2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेडियस। ठीक है, रेडियस इज 1:√2 कॉमन टर्म्स को कैंसिल करने के बाद। एंड रेडियस ऑफ प्रोटॉन टू रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अगर चेक करें तो देखिए ये जो 4 है ना रूट के अंदर, ये 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा और ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो रूट 2 mk अपॉन क्यूबी ही बचेगा और इसका जो रेशियो है वो 1 आ जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, दैट्स इट, सिंपल मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन। चेक कर लीजिए, डाउट हो तो बताइए। चलिए इसको अब सभी लोग ट्राई करेंगे। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी इसकी है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी काइनेटिक, मतलब 100 वोल्ट से ये एक्सेलरेट हुआ है, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी इसको मिल जाती है। सर्कुलेट्स इन ए पाथ ऑफ रेडियस, रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है, इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया, हो सकता वही पूछ रहा हूं। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, वही पूछ लिया, एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है हमसे। मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी बतानी, मैग्नेटिक फील्ड और फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है, हमें सारा डाटा ऐसा यूनिट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एंटायर डाटा वी नीड टू सब्स्टिट्यूट ओनली एंड ओनली इन एसआई यूनिट, तो इसको हम जूल्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू रूट 2 mk अपॉन क्यूबी, रूट 2 mk अपॉन क्यू, रूट 2 mk अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो रूट 2 मास, व्हाट इज मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी लिखना है, तो काइनेटिक एनर्जी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो वी नीड टू कन्वर्ट इनटू जूल्स, जूल्स में कन्वर्ट करेंगे हम। तो ये हो जाएगा 100 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये जूल्स में कन्वर्जन हो गया। डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो आर और बी के पोजीशन को हम स्वैप कर देते हैं, जैसे बी को मैं इधर लिख देता हूँ, आर को नीचे भेज दो और बी को यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ये बी है जो हमें निकालना है और ये रेडियस है जो कि 0.1 है। ठीक है, बस हमें इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। आप चाहें तो इसको अंडर रूट के अंदर ले लीजिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। दिस विल बी अवर आंसर।
ओके, मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन कर ली। अब नंबर ऑफ रोटेशंस निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, और 1 अपॉन टाइम पीरियड इज 2 पाई m upon qb, 2 pi m upon qb. So let us substitute the data and we can get the answer from here. So charge is 1.6 into 10 raised power minus 19. Magnetic field अभी अभी हमने solve किया है 3.4 into 10 raised power minus 4 divided by 2 pi into mass. Mass is 9.1 into 10 raised power minus 31. ये हर्ट्स में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। आगे बात करते हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, इसके पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसके पहले आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं। एक जोन मैं आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ, दिस इज ए जोन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये जोन हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन के इधर इधर है, बस मैग्नेटिक फील्ड इधर इधर। तो चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, एक चार्ज है यहाँ पे, ये चार्ज आ गया और चार्ज इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, चार्ज इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। तो चार्ज इस तरह से चलता है, ये लाइन ऑफ मोशन है, और जब चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, जब ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी इधर है, इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। क्या हम बता सकते हैं कि इस चार्ज के ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस चार्ज? डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा? तो वेलोसिटी इधर है और फोर्स बिल्कुल ऊपर लगेगा, बिल्कुल ऊपर की तरफ लगेगा। फोर्स इज गोइंग टू एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन फोर्स। तो फोर्स अगर इधर लग गया तो डेफिनेटली इसका जो सेंटर होगा, सेंटर इसी लाइन पे कहीं होगा, यहाँ कहीं सेंटर होगा, ये सेंटर हो गया, ठीक है। तो और यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो जाएगा। तो इस सेंटर को लेते हुए ये पार्टिकल ऐसे सर्किल में मूव करेगा। तो अगर हम इसका पाथ ड्रॉ करें, इफ वी ड्रॉ द पाथ ऑफ दिस चार्ज, देन इसको सेंटर मानते हुए ये ऐसे सर्किल में चलता जाएगा, और यहां से ये चार्ज पार्टिकल इट विल कम आउट ऑफ द, ये बाहर निकल आएगा। किसके बाहर निकल आएगा? मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल, और जैसे ही बाहर निकलेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाएगा, और क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गया, बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इज गॉन, तो अब ये इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, राइट। तो ये सर्किल में ऐसे चलता रहेगा, सर्किल में इस तरह से सर्कुलर पाथ में एज इट इज चलता रहेगा। इस रेडियस में, यहाँ पे सेंटर है, ये रेडियस आर है, रेडियस वही होगा mv बाई qv, रेडियस में किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, mv अपॉन qv। और इस चार्ज पार्टिकल ने कितना टाइम बिताया यहाँ पे? टाइम हो जाएगा, टाइम स्पेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, पाई आर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। यहाँ से लेके यहाँ तक जो सरकमफेरेंस, आधा सरकमफेरेंस है, तो पाई इंटू एम वी अपॉन क्यू वी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v। तो v से v कैंसिल हो गया और टाइम आ गया पाई एम अपॉन क्यू वी, पाई एम अपॉन क्यू वी इज द टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये टाइम आ गया, कौन सा टाइम आ गया? इतनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में चला, ठीक है। डेविएशन पूछा जाता है कि कितने एंगल से डेविएट हो गया चार्ज, तो डेविएशन अगर बात करें तो जा रहा था इधर और पलट के इधर आ गया, तो 180 डिग्री का डेविएशन हो गया। डेविएशन ऑफ दिस चार्ज इज हाउ मच? डेविएशन ऑफ द चार्ज इज 180 डिग्री, डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री का डेविएशन, ओके।
अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि पार्टिकल का मास m है, चार्ज q is projected in a region having perpendicular magnetic field B। तो अब एक रीजन डिफाइन किया गया, बोल रहा कि भैया रीजन हमारे पास इतना ही है, रीजन इतना है। Find the angle of deviation of the particle as it comes out of the magnetic field if the width of the region is very slightly smaller than this, very slightly, इससे जस्ट छोटी है, जस्ट छोटी है। तो जरा रेडियस हम पता करें, तो रेडियस है mv by qb। अगर mv by qb रेडियस है तो ये जो विड्थ है वो रेडियस से थोड़ी सी छोटी रहेगी, थोड़ी सी छोटी। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में फटाफट ड्रॉ कर दूं यहां पर और चार्ज पार्टिकल को अंदर ले जाऊं, चार्ज पार्टिकल को यहां पर अपन अंदर ले चलते हैं, ये चार्ज पार्टिकल हो गया और नाउ दिस चार्ज पार्टिकल इज गोइंग इनसाइड, ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर होगा, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ एक्ट होगा और उसका सेंटर यहां कहीं होना चाहिए। तो इस सर्किल में घूमते हुए आना चाहिए इस चार्ज पार्टिकल को। लेकिन क्या बोल रहा है कि इसका जो रेडियस है ना वो mv by q, रेडियस नहीं, इसकी जो विड्थ है, ये वाली विड्थ, ये वाली विड्थ w, विड्थ इज जस्ट स्मॉलर देन mv by qb, mv by qb से हल्की सी छोटी रहेगी। तो क्या होगा, ये तो सर्किल में चला, लेकिन जैसे ये यहां पहुंचेगा ना, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचेगा, ये जिस वक्त ये मुड़ने वाला था ना वो बाहर निकल गया, जस्ट बाहर निकल गया, मुड़ने ही वाला था, मुड़ने ही वाला था, ये ऐसे आने वाला था इधर वापस, और बस ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगा, व्हाट विल हैपन, मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो जाए, और मैग्नेटिक फोर्स खत्म होते ही जिधर उसकी वेलोसिटी थी उसी डायरेक्शन में ये पार्टिकल चलता जाएगा। तो बस ये ऐसे निकल जाएगा बाहर, बाहर निकल गया। क्योंकि ये बाहर निकल गया, इस वजह से इनिशियल वेलोसिटी इसकी इधर है और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है। तो डेविएशन की बात अगर हम करेंगे तो फर्स्ट केस में जो डेविएशन है, फर्स्ट केस में डेविएशन क्लियर कट 90 डिग्री हमें दिखाई दे रहा है। ओके, 90 डिग्री डेविएशन दिखाई दे रहा है। सेकेंड पार्ट में mv by 2qv से कम है, mv by 2qv मतलब रेडियस, और ये जो विड्थ है ना और कम होगी, सीधे रेडियस की आधी होगी विड्थ, रेडियस की आधी होगी विड्थ। तो रेडियस से आधी जब विड्थ हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये पतला पतला हो गया ये, ठीक है, रेडियस से आधी विड्थ होगी इसकी। चार्ज पार्टिकल अंदर आया, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे अंदर आया, चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, और इसका रेडियस है mv by qv है, रेडियस आ रहा है। अब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ से जाते जाते यहाँ चला गया, और अब बस यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। नाउ इट इज गोइंग टू मूव आउट। अब यहाँ से ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल जाएगा, इस तरह से ये बाहर निकल, ओके, इस तरह से वेलोसिटी v है, रेडियस r है। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका r/2 है, r/2। तो डेविएशन हमें बताना है, यहां से फिर अब नहीं आने वाला है, नाउ इट इज गॉन। ये जो चार्ज पार्टिकल है यहां से अब नहीं आएगा वापस, बस स्ट्रेट लाइन में अब चलता जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा तो ये एंगल डेविएशन डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर डेल्टा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस डेल्टा और ये डेल्टा हो जाएगा। तो इस डेल्टा को निकालने के लिए मैं साइन का यूज कर रहा हूँ और इस ट्राइंगल का यूज कर रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डॉटेड लाइन वाला। तो साइन डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे मैं रख सकता हूँ r/2 डिवाइडेड बाई r, यानी कि 1/2। तो डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा हो गया यहाँ पे 30 डिग्री, 30 डिग्री यानी कि π/6, π/6 का डेविएशन इस केस में होगा, ओके। और थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि 2 mv by qb है, मतलब इस विड्थ का डबल हो गया, इससे भी ज्यादा डबल हो गया। तो जब विड्थ डबल हो जाएगी तो आराम से सर्किल में घूमेगा ये, और आराम से सर्किल में घूमेगा तो ये केस इस जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे विड्थ अगर मैं कह दूं इतनी है, इतनी तो आराम से यहाँ सर्किल में घूमेगा और फिर पलट के वापस आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अब इसमें जो डेविएशन होगा, सी पार्ट में डेविएशन विल बी 180 डिग्री,
या पानी। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना इंटरेस्टिंग है, कैसे कैसे चार्ज चल रहा है वो हमें पता लग रहा है। आगे बात करते हैं पार्टिकल ऑफ मास एम एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू। अब देखो यहां पर मैं आपके लिए सामने एक डायग्राम में बनाता हूं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड केवल अब ऊपर है, ठीक है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और अब एक चार्ज पार्टिकल आता है, एक चार्ज पार्टिकल इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर करा देते हैं चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल हैज एंटर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया, पॉजिटिव चार्ज है ये, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा बच्चों किधर लगेगा, नीचे की तरफ एक्ट होगा। तो फोर्स इसमें इधर की तरफ एक्ट हो रहा है। तो अगर फोर्स इधर एक्ट हो रहा है तो इस सर्किल का सेंटर जिस भी सर्कुलर आर्क में घूमेगा या सर्किल में घूमेगा, उस सर्किल का सेंटर इसी एरो के अलोंग कहीं ना कहीं होना चाहिए, यहीं पे कहीं ना कहीं ये सेंटर होना चाहिए। ठीक है, यहीं पर कहीं ना कहीं इसका सेंटर होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाना चाहता हूँ ताकि थोड़ी जगह मिले। ये चार्ज हो गया, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। तो इस सर्किल का जो सेंटर है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे कहीं लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा, मान लेते हैं यहां पे इसका सेंटर, इस सर्किल का सेंटर यहां कहीं। अब हम क्या करेंगे, इस सर्किल का आर्क बना देते हैं कि कुछ ऐसे कहीं जाएगा, देखो ऐसे कुछ इस तरह से, है ना, सेंटर, ये रहा सेंटर इसका, थोड़ा छोटा कर देते हैं, सेंटर ये मिल गया अपन को, ठीक है। अब यहां तक ही रहेगा, यहां तक, इसके बाद फिर ये बाहर निकल आएगा, इसके बाद फिर ये इस तरह से टेंजेंशियली इट विल बी आउट, और सर्कुलर आर्क यहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक। तो अब ये नहीं होगा, ये जो है ना, ये मैं ऐसे डॉटेड बना देता हूँ, देखो यहाँ पे, दिख रहा है ना ये डॉटेड। तो ये सर्कुलर आर्क है, इसमें ये पार्टिकल चलेगा, इस सर्कुलर आर्क में यहां से लेके यहां तक ये पार्टिकल चलने वाला है, इस सर्कुलर आर्क में ये पार्टिकल चलेगा, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, ठीक है। ये एंगल थीटा था, यहाँ से जो ये वाला एंगल हमें दे रखा है थीटा। क्वेश्चन को पढ़ लो भाई, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं अपन ने। पार्टिकल ऑफ मास एम पॉजिटिव चार्ज क्यू मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड बी एज शोन इन द फिगर। तो फिगर में दिखाए गए तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर आया। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर आर्क इट डिस्क्राइब्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस तो हमने निकाल लिया, रेडियस वही रहने वाला है, रेडियस इज नॉट गोइंग टू चेंज, एम वी बाई क्यू बी, एम वी बाई क्यू बी। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। तो ये जो आर्क बनी यहां से लेके यहां तक इस सर्कुलर पाथ में ये चला,
तो ये एंगल हमें बताना है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। तो अगर ये एंगल फाई है तो क्या होगा, ये थीटा है, यहाँ पे ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये जो एंगल है इट विल बी हाउ मच, ये टोटल हो गया 180 माइनस 2 थीटा, सो दिस इज गोइंग टू बी 2 थीटा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 2 थीटा, 2 थीटा। तो ये जो आंसर्स है ना, ये इसके एक्चुअली इसके नहीं है, वो नेगेटिव चार्ज के हैं, जो मैंने अगले पेज पे क्वेश्चन लिया है कि अगर ये नेगेटिव होता तब क्या होता, ठीक है। तो ये जो आंसर्स हैं अभी इसके नहीं है, अभी तो इसका आंसर 2 थीटा ही होगा, ओके, 2 थीटा इसका आंसर होगा। तो ये जो आर्क सबटेंड कर रही है वो 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रही है, 2 थीटा, इट इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 2 थीटा। और क्या पूछा है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, हो गया, बी पार्ट हो गया, ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, 2 थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। एंड हाउ लॉन्ग डज द पार्टिकल स्टे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां से लेके यहां तक आर्क लेंथ निकालेंगे, v वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम स्पेंट इज इक्वल टू, सॉरी आर्क लेंथ कितना होता है, आर्क लेंथ इज r थीटा, रेडियस इनटू थीटा, तो थीटा यहाँ पे देखो 2 थीटा है, डिवाइडेड बाई वेलोसिटी v, तो रेडियस की जगह एम वी अपॉन क्यू वी कर दीजिए, एम वी बाई क्यू वी इंटू 2 थीटा डिवाइडेड बाई v, तो v से v कट गया और टाइम हो गया 2m थीटा अपॉन क्यू बी, क्यू बी 2m थीटा अपॉन क्यू बी। अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आंसर में करेक्शन होगा क्योंकि ये जो रिजल्ट दे रखा है वो नेगेटिव चार्ज के लिए दे रखा है, मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया है, ठीक है। तो m इंटू 2 थीटा अपॉन क्यू बी, ये टाइम हो गया, ओके, इसको हटा दीजिए, ये कुछ नहीं है। डेविएशन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज डेविएशन, तो डेविएशन आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ 2 थीटा का डेविएशन हो गया, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम वगैरह भी पूछते हैं कि भैया मोमेंटम में कितना चेंज आया है, इम्पल्स भी जोड़ देते हैं यहाँ पे, इम्पल्स बताओ, तो इम्पल्स का मतलब है चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स का मतलब क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम वगैरह सब निकाल सकते हैं, ओके। सॉल्व द एबव प्रॉब्लम इफ द चार्ज क्यू इज नेगेटिव, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता, अगर ये चार्ज नेगेटिव होता और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज एंटर कर जाता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये चार्ज एंटर कर गया, तो नेगेटिव चार्ज कैसे मूव करता है वो हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज है वो इस तरह से ऐसे मूव कर जाता है, चार्ज इस तरह से ये मूव कर गया, तो इस चार्ज की जो वेलोसिटी है v प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज हो गया। तो सबसे पहले अब हमें फोर्स की डायरेक्शन बनानी पड़ेगी, फोर्स किधर लगेगा बच्चों, देखो वेलोसिटी v उधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो फोर्स नीचे लगता है, लेकिन अब नीचे ना लग के फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, ऊपर की तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर होगी, ठीक है, फोर्स यहाँ पे ऊपर लगेगा, तो इस तरह से यहाँ कहीं इसका सेंटर लाई करना चाहिए, और सर्किल हम बना देते हैं, लेट अस ड्रॉ द सर्किल, तो सर्किल जो है इस तरह से बन जाएगा, ठीक है, ये सर्किल बन गया, इस सर्किल में ये चलने वाला है, इस सर्किल में ये पार्टिकल चलेगा, ओके। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये तो ये वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ये डॉटेड बना दीजिए इस तरह से, तो फाइनली जब ये बाहर निकलेगा, जब ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा तो इस तरह से यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ऐसे बाहर निकल
इसका जो दूसरा एंड है ऐसे बना देते हैं ये, तो रेडियस इसका वही रहने वाला है, रेडियस इज गोइंग टू रिमेन सेम, रेडियस इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूवी, रेडियस में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब एंगल कितना सबटेंड किया है इसने, वो इस एंगल के बारे में पता कर लेते हैं। ये वाला एंगल हमें बताना होगा, ये एंगल थीटा था, ये थीटा है, तो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 2 पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, ये चार्ज ऐसे चलते चलते यहाँ से बाहर आ गया। तो एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय द आर्क, बाय आर्क is equal to 2 pi minus 2 theta, 2 pi minus 2 theta is the angle subtended. आर्क लेंथ हो जाएगा r थीटा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस r इंटू ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो रेडियस हो गया mv अपॉन क्यूवी, mv अपॉन क्यूवी इंटू ट्वाइस ऑफ पाई माइनस थीटा, ये हमारा आर्क लेंथ हो गया। ठीक है, व्हाट इज द टाइम स्पेंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट हो जाएगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v, तो आर्क लेंथ ये है, तो 2m पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाय q, v से v कट जाएगा, ये टाइम स्पेंड होगा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, इंपल्स वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, चलिए अब लास्ट केस की बात करते हैं, केस 4, केस 4 की बात करते हैं। अब केस 4 में क्या हो रहा है, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में एंगल थीटा है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, और ये जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा एंगल। अब इस सिनेरियो में क्या होने वाला है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो वेलोसिटी v है ना उसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यहाँ पे इस तरह से, और एक कंपोनेंट करेंगे वर्टिकल, एक कंपोनेंट वर्टिकल करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा v sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप देखिए v cos थीटा जो कंपोनेंट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। यहाँ पे जो v cos थीटा है, v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हेंस v cos थीटा की वजह से इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, हेंस नो फोर्स ऑन द पार्टिकल विल एक्ट ड्यू टू v cos थीटा, हेंस नो फोर्स विल एक्ट on charge, no force will act on charge due to v cos theta. लेकिन v sin theta is perpendicular to magnetic field, hence force will act only and only due to v sin theta, केवल v sin theta की वजह से, hence charge will experience force, charge will experience force ड्यू टू v sin थीटा। तो अब फोर्स अगर हम लिखें तो फोर्स हो जाएगा q इंटू वी साइन थीटा इंटू बी, और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। डायरेक्शन की बात करें तो v साइन थीटा हमारा ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ, इनसाइड द बोर्ड, यानी z एक्सिस आप कह सकते हो। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो x क्रॉस बाई z है, तो ये फोर्स माइनस के कैप डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन की बात करें तो इट इज माइनस के कैप, ठीक है, अंदर की तरफ लगेगा। मतलब इसका जो सर्कुलर मोशन होगा, इसका जो सर्कुलर मोशन होगा, देखिए फोर्स अगर अंदर की तरफ है यानी कि सर्किल का जो सेंटर है, सर्किल का जो सेंटर है वो माइनस जेड कैप पर है, माइनस के कैप पर है, सर्किल का सेंटर माइनस के कैप पर है। तो अब ये जो वी साइन थीटा है, वी साइन थीटा की वजह से इस तरह से घूमेगा ये ऐसे वाईजेड प्लेन में। नाउ द चार्ज विल मूव, now the charge will move in circular path, due to v sin theta, और इस सर्किल का सेंटर
होगा माइनस जेड एक्सिस पर, माइनस जेड एक्सिस पर इसका सेंटर होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू वी। तो इसका जो सेंटर होगा वो होगा माइनस जेड एक्सिस पर है और इस तरह से घूमता रहेगा। अब लेकिन v cos थीटा खाली नहीं बैठेगा, v cos थीटा की वजह से ये पार्टिकल आगे प्रोपोगेट करेगा। तो अब देखिए दोनों का एक साथ मोशन विजुलाइज करिए, v sin थीटा इसको सर्किल में घुमा रहा है और v cos थीटा इसको आगे लेके जा रहा है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उसका नेट मोशन कैसे होगा, सर्किल में घूमते हुए आगे जाएगा, सर्किल में घूमते हुए आगे प्रोपोगेट करेगा। सर्किल में भी घूम रहा है और आगे भी चल रहा है, सर्किल में भी घूम रहा है और आगे भी ये चलेगा। देयरफॉर नेट मोशन इसका कैसे हो जाएगा, इस मोशन को हम कहते हैं हेलिकल पाथ या हेलिक्स कहते हैं, राइट, हेलिकल पाथ। तो नेट मोशन अगर मैं इस पार्टिकल का ड्रॉ करूं तो नेट मोशन इसका कुछ इस तरह से होगा, देखिए ऐसे, इस तरह से हेलिकल पाथ में ये चलेगा, हेलिक्स, ठीक है, सर्किल में घूम, सर्किल में भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है, इसको हम कहेंगे हेलिक्स या हेलिकल पाथ, हेलिक्स, दिस इज ए मोशन इन हेलिकल पाथ, mv sin थीटा अपॉन qv, रेडियस इक्वल टू mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qv होगा और हेलिकल पाथ में ये घूमते घूमते आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां पर हेलिक्स की पिच डिफाइन होती है, व्हाट इज द पिच ऑफ हेलिक्स, हेलिकल पाथ की पिच, पिच ऑफ हेलिकल पाथ, व्हाट डू यू मीन बाय पिच ऑफ हेलिकल पाथ। पिच का मतलब होता है कि जब ये सर्किल, जब ये चार्ज पार्टिकल एक सर्किल पूरा करता है, एक सर्किल पूरा करेगा, एक सर्किल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड के बराबर 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी थीटा बीटा पे डिपेंड नहीं करता, वो उतनी रहेगा। तो जब ये इतने टाइम पीरियड में कितना आगे बढ़ गया, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी टाइम में कितना आगे बढ़ गया, तो जितनी देर में ये आगे बढ़ा, जितना डिस्टेंस आगे बढ़ा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द पिच ऑफ द हेलिक्स। मतलब अगर हम कहें यहां से लेके यहां तक ये आगे बढ़ गया, यहां से लेके यहां तक बढ़ गया, ये पिच ऑफ द हेलिक्स है। Pitch of the helix is nothing but distance covered by charge in one time period, in one time period, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो ये जो पिच है दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, स्पीड जो कि v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल है इनटू टाइम पीरियड इज 2 पाई m अपॉन qb, 2 पाई m अपॉन qb, दिस विल बी द पिच। पिच का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। लेट अस ट्राई टू विजुलाइज दिस सिचुएशन, आई विल जस्ट ट्राई टू शो यू यहाँ पे किस तरह से ये पार्टिकल चल रहा है। देखिए अगर आप गूगल पे देखेंगे तो काफ़ी एनिमेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे जो एरोज हैं देखिए, ये जो है ये v cos थीटा है और ये v sin थीटा है। इन्होंने फोर्स की डायरेक्शन बता दी कि फोर्स इसका यहाँ पे माइनस जेड एक्सिस की तरफ एक्ट हो रहा है, ठीक है, एक प्लेन बना दिया है और अब v cos थीटा v sin थीटा, आपको इस प्लेन में सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन होना था। अगर ये v cos थीटा नहीं होता, ग्रीन वाला वेक्टर अगर नहीं होता तो ओके, अब ये चार्ज ऐसे घूमने लगा, ये z एक्सिस है, ये माइनस जेड एक्सिस है, माइनस जेड एक्सिस पे इसका सेंटर हो गया, इस तरह से घूमेगा। लेकिन ग्रीन वाला जो वेक्टर है, यानी कि जो ग्रीन वाला मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये वाला जो वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा v cos थीटा। इस v cos थीटा की वजह से ये सीधा स्ट्रेट जाना चाहता है, ये v cos थीटा की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे चलना चाहता है। v sin थीटा इसको सर्किल में घुमाना चाहता है, v sin थीटा इसको सर्किल में घुमाना चाहता है। तो दोनों अपना काम जब मिलके करेंगे, दोनों अपना काम जब मिलके करेंगे तो ये सर्किल में भी घूमता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, सर्किल में भी घूमेगा और आगे भी चलेगा, जिसको हम कहते हैं हेलिकल पाथ। दिस इज ए हेलिक्स, दिस इज ए हेलिक्स, ठीक है। अगर आप इस हेलिक्स को साइड से देखेंगे तो ये z x एक्सिस को जस्ट टच करता हुआ जाएगा, देखिए x एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, इस तरह से ये x एक्सिस को टच कर रहा है। पिच क्या हो जाएगी, देखिए पिच आपको अभी समझ में आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी, एक बार टच मारा, दूसरी बार टच किया, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक, ये इसकी पिच हो जाएगी, ये इसकी पिच हो जाएगी, पिच ऑफ द हेलिक्स,
राइट, दिस विल बी द पिच ऑफ द हेलिक्स। तो आई होप आपको ये विजुलाइज हो गया है। ये सेंटर ऑफ हेलिक्स विल रिमेन द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द हेलिक्स इज डेफिनेटली द सेंटर ऑफ द सर्किल। इस तरह से ये टच कर रहा है, देखिए यहाँ टच किया था, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया। तो टच कब करेगा? टच करेगा जब एक सर्किल पूरा हो जाएगा, जब एक सर्किल पूरा हो जाएगा तभी एक्स एक्सिस को ये टच करेगा, राइट। तो अब शायद ये पिच बताएगा। ओके, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, थोड़ा सा अपन रिवाइंड कर लेते हैं। एज ऑफ द हेलिक्स हो गया ये। v cos थीटा v sin थीटा कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये वेलोसिटी v है, ठीक है, इसके दोनों कंपोनेंट ले लिए, v cos थीटा v sin थीटा। अब देखो, अब ये नाउ ही इज ट्राइंग टू टेल अस हेलिकल पाथ का पिच। इस तरह से ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, वापस से एक्स एक्सिस को कब टच करेगा? यहाँ पर टच कर दिया, देखो। अब फिर से यहाँ पर एक्स एक्सिस को कब टच करेगा? ये टच कर दिया इसने, देखो यहाँ पे 2 बार टच हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पिच हो गया, फिर वापस यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से पिच हो गया, ठीक है। दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स, ये पिच हो जाएगा। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे हमारा विजुअलाइजेशन हो गया। तो पिच ऑफ द हेलिक्स कितना हो जाएगा? v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड इज पिच ऑफ द हेलिक्स। चलिए हम इस पे एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन करते हैं जिससे और क्लैरिटी हमारे को आएगी। बीम ऑफ प्रोटॉन्स, ये बोला प्रोटॉन्स की बीम है। प्रोटॉन का मतलब है कि चार्ज हो जाएगा प्लस ही, चार्ज हो जाएगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। मास ऑफ द प्रोटॉन सभी को आना चाहिए, मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना है? 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। अगर हम कहें ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए वेलोसिटी v के साथ एंटर कर जाता है, ठीक है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ, इस हेलिकल पाथ का हमें रेडियस बताना है। तो ये v cos थीटा हो गया, ये v sin थीटा हो गया। So this is v cos theta यानी कि v/2, this is √3v/2। तो रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ विल बी इक्वल टू, रेडियस इज इक्वल टू mv sin थीटा, mv sin थीटा अपॉन qb। तो मास रख दीजिए 1.67 है इंटू 10⁻⁻27 kg। वेलोसिटी इज 4 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाई चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज हाउ मच? मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है, ठीक है। तो यहां से रेडियस आ जाएगा आपके पास 1.2 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ का रेडियस, राइट। ये जो इस तरह से ऐसे बन रहा है, इसका जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक का रेडियस, ये हेलिकल पाथ का रेडियस हो गया। और पिच, पिच निकालने के लिए सीधा सा है, पिच को आगे ले जाने, चार्ज को आगे ले जाने वाले v/2 है यानी v cos थीटा है, इनटू टाइम पीरियड, इनटू टाइम पीरियड इज 2πm/qb। तो बस इसको डाटा डालेंगे और पिच हमारी 4.4 सेंटीमीटर आ जाएगी। सीधा डाटा सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। बस कॉन्सेप्ट आपको समझने आना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि ये जो मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, वो हेलिकल पाथ कैसी है, पिच किसे कहते हैं। प्रोटॉन, देखिए इसको आप कोशिश करें करने की, ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, सीधा डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्रोटॉन यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के चार्ज के साथ मैग्नेटिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला में चला गया। ट्रेवल्स अलोंग ए हेलिकल पाथ ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस भी बता दिया हमें 5 सेंटीमीटर है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड पिच इज 20 सेंटीमीटर। पिच कितना है?
पिच है इसका 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर, पिच इज 0.2 मीटर। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन, यानी हमें Vx यानी v cos थीटा बताना है और v sin थीटा बताना है। v cos थीटा क्या है और v sin थीटा क्या है, ये दोनों कंपोनेंट्स हमें बताने। तो हमें पता है कि रेडियस जो होता है, रेडियस होता है mv sin थीटा अपॉन क्यूबी। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम v sin थीटा बता सकते हैं, v sin थीटा हो गया r क्यूबी बाई एम। सो रेडियस की वैल्यू 5 इंटू 10⁻² हो गया, 5 इंटू 10⁻²। चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻19। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 इंटू 10⁻² टेस्ला divided by mass of proton is 1.67 into 10⁻27 kg। ठीक है, तो v sin थीटा की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻4 आ जाएगी। इसको चेक जरूर कर लें, है ना, कभी कभी क्या है थोड़ा बहुत कुछ आंसर ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो आप एक बार चेक जरूर कर लें कि आंसर सही है। और v cos थीटा निकालना है तो वहां पर हम पिच के फॉर्मूले का यूज करेंगे कि पिच जो होता है, पिच इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड। तो पिच हमारे पास दे रखी है, पिच कितनी है 0.2, तो 0.2 इज इक्वल टू v। वेलोसिटी हमारे पास है, व्हाट इज वेलोसिटी, तो हमें तो ये तो निकालना है, v cos थीटा तो निकालना है, और टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन क्यूबी। ठीक है, बस डाटा डाल देंगे, v cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ v cos थीटा v sin थीटा आ गया, तो v भी पता चल जाएगा, थीटा भी पता चल जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला बीम ऑफ प्रोटॉन विद स्पीड, प्रोटॉन है सबसे पहले, प्रोटॉन देखो हर जगह से डाटा एक्सट्रैक्ट करिए। तो प्रोटॉन का आपको चार्ज भी पता चल गया, मास भी पता चल गया। चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम और मास हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 kg। एंटर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला हो गया। एंगल 60 डिग्री है, तो डाटा वही रिपीटेड डाटा लग रहा है। पिच ऑफ द रिजल्टिंग प्रोटॉन इज क्लोज टू, पिच आपको बताना है, तो पिच हो जाता है v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन क्यूबी, टाइम पीरियड इज 2πm अपॉन क्यूबी। बस डाटा पुट अप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो डाटा पुटअप करने के बाद हमारे पास आंसर लगभग 4 सेंटीमीटर आएगा। ओके, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बस। तो 4 केस हमने पढ़े बच्चों, यहाँ पे 4 केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस। पहला और दूसरा बहुत ही आसान है, जब चार्ज रेस्ट पर है तो कोई हरकत नहीं होगी, वेलोसिटी वगैरह सब जीरो है, फोर्स भी जीरो होगा। दूसरे केस में वेलोसिटी है फिर भी फोर्स जीरो होगा, क्योंकि थीटा हमारा या तो जीरो था या 180 डिग्री था। 0 डिग्री पर कोई फोर्स नहीं लगता है। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाते हैं तो v क्रॉस भी जीरो हो जाता है। दो वेक्टर से पैरेलल होते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, राइट। तीसरा जो केस पड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट तीसरा केस है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन थर्ड केस से आते हैं, जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी वेक्टर हो गया तो वहां पे हमने देखा कि वो रेडियस एक सर्किल में चलता है, और सर्कुलर पाथ का जो रेडियस था वो mv अपॉन क्यूबी या √2m के अपॉन क्यूबी। ठीक है, टाइम पीरियड 2πm अपॉन क्यूबी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, और लास्ट केस 4 हमने पढ़ा कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इसमें थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है, इस तरह से थीटा एंगल बन रहा है, तो इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट कर दिए, एक परपेंडिकुलर और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस कंपोनेंट की वजह से ये सर्किल में घूमा और v cos थीटा की वजह से आगे चला। तो सर्किल में घूमते हुए आगे चला, सर्किल में घूमते हुए आगे चला। तो सर्किल में घूमते हुए आगे चलने का मतलब ये हेलिकल पाथ बनाया, और हेलिकल पाथ में हमने दो चीजें डिफाइन की, रेडियस ऑफ द हेलिक्स और दूसरा पिच ऑफ द हेलिक्स। Radius of the helix is nothing but mv sin theta upon qb, and pitch of the helix is the distance moved by the charge particle in one time period. तो distance v cos theta इसको आगे लेके जा रहा है, तो v cos theta into 2πm upon qb, that is the pitch। क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है, डीपीपीओस के थ्रू, और हम एक्सपर्ट बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।